हाय एवरीवन, कैसे आप सभी लोग और कैसी चल रही है आपकी तैयारी। मैं प्रवीण आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सिलेक्शन टारगेट पर। प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको वर्ब को काफ़ी डिटेल में समझाया और वर्ब के ही दूसरे हिस्से फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स को आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। और जितने भी क्वेश्चंस इससे बनते हैं, जितने भी इसमें रूल्स हैं, वो मैं सारे डिस्कस करूँगा। तो बस फ़र्ज़ आपका इतना है कि आप वीडियो को पूरा देखें, अगर आप वाकई में सीरियस एस्पिरेंट हैं तो। और दूसरी चीज़ की, अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो नंबर स्क्रीन पर दिया हुआ है, आप इससे कांटेक्ट कर सकते हैं मुझे। और दूसरी चीज़ ये कि आपको और डिटेल चाहिए, आपको जैसे कि डिस्कशन ग्रुप में ऐड होना है या आपको टेलीग्राम चैनल में ऐड होना है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स को। सबसे पहले मैंने वर्ब्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। वो कैटेगरीज हैं फाइनाइट वर्ब्स एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स। फाइनाइट वर्ब्स की भी दो कैटेगरीज होती हैं, ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब। नॉन फाइनाइट की जो हैं वो थ्री कैटेगरीज होती हैं, इन्फिनेटिव, जेरेंड एंड पार्टिसिपल। अब एक एक करके हम डिस्कस करेंगे आगे। तो अब बिल्कुल रेडी हो जाइए, कमर कस लीजिए और वीडियो पसंद आए तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। हालांकि आप देते हैं फिर भी, जो नहीं देते उनके लिए है। देखिए फाइनाइट वर्ब क्या होती है। लिखा हुआ है कि अ वर्ब दैट चेंजेस अकॉर्डिंग टू इट्स सब्जेक्ट एंड टेंस इज कॉल्ड फाइनाइट वर्ब। यानी फाइनाइट वर्ब ऐसी वर्ब होती है जो अपने सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया कि आई वांट टू लर्न। मान लीजिए यहाँ पर मैंने आई क्या है, ये सब्जेक्ट है, वांट क्या है, ये फाइनाइट वर्ब है। क्यों? क्योंकि ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हुआ है, यानी क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और आपको पता है यदि आई है तो आई के साथ में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। फिर मैंने कहा शी वॉन्ट्स टू लर्न। शी क्या है, सब्जेक्ट है। और देखिए वॉन्ट्स क्या, फाइनाइट वर्ब है। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये वॉन्ट्स हो गया है और ये सब्जेक्ट चूंकि शी है और शी क्या है, सिंगुलर है, तो इसके साथ में वर्ब की फिफ्थ फॉर्म को यूज किया गया है, यानी कि ये चेंज हो गई। अभी आपने देखा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, यहाँ पर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आ रही है। ये प्लूरल था, ये सिंगुलर है। अब मैंने कहा ही वांटेड टू लर्न। वांटेड देखिए वर्ब की सेकेंड फॉर्म आ गई, फिर वर्ब में चेंज आया। ही इज अ टीचर, यहाँ इज है, यू के साथ में आर आ रहा है, यू आर ए सिंगर, और दे के साथ में वर आ रहा है, ये क्या डांसर। तो वर देखिए, इस देखिए, आर देखिए, इस देखिए, आर देखिए, वर देखिए, है ना। तो जो ये चेंजेस हो रहे हैं किसमें हो रहे हैं, वांट, वांट्स, वांटेड, इज, आर, वर, यानी कि फाइनाइट वर्ब है। ये सारी की सारी क्या है, फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि इनमें सब्जेक्ट का प्रभाव पड़ रहा है, इनमें टेंस का प्रभाव पड़ रहा है। सबसे पहली पॉइंट तो ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि ऐसी वर्ब जिसमें सब्जेक्ट और टेंस का प्रभाव पड़ता है वो फाइनाइट वर्ब कहलाती हैं। यानी कि ये बाउंडेड है, फाइनाइट है, यानी कि ये सब्जेक्ट और टेंस से बाउंडेड है, उनके हिसाब से ही चेंज होती हैं, ठीक है। हाँ, फाइनाइट मतलब बाउंडेड है। और ये आती हैं इसके बाद फाइनाइट वर्ब्स में क्या होती हैं। मैंने कहा कि फाइनाइट वर्ब के अंतर्गत दो पार्ट मैंने आपसे कहा, पहला कि ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरा कहा इनट्रांजिटिव वर्ब। व्हाट इज ट्रांजिटिव वर्ब? जो ट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं वो हमेशा ऑब्जेक्ट लेकर के आती हैं। और मैंने आपसे प्रोनाउन के चैप्टर में कहा कि यदि ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं, ठीक है। उसके लिए कुछ वर्ड्स मैंने आपको बताए थे, वो भी याद रखने हैं। एक्विट, अवेल, प्रेजेंट, अब्सेंट, एंजॉय, ये सब बताया ना मैंने आपको। तो देखिएगा ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानेंगे। तो यदि आपको व्हाट और हुम का आंसर मिल जाए तो वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। यदि आपको रिप्लाई मेरे व्हाट एंड हुम का, तो वो हो जाता है ऑब्जेक्ट। अब लिखा हुआ है शी स्लैप्ड अ बॉय, यानी कि उसने स्लैप यानी चांटा मारा एक लड़के को। स्लैप क्या है, वर्ब है। कौन सी वर्ब है, ट्रांजिटिव है कि इनट्रांजिटिव है, तो हम कैसे पता करें। तो हमने देखा किसके बाद में अब वाई एक ऑब्जेक्ट है। और अगर हम आंसर देखें तो शी स्लैप्ड हुम, हुम का आंसर मिल रहा है और हुम का आंसर क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो ये ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट दिया है, तो ये क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। फिर मैंने कहा ही थ्रू अ बॉल,
ये अब ऑल क्या है, नाउन है, और नाउन ही आपका ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट होता है, तो ये ऑब्जेक्ट है। और ये थ्रू क्या है, वर्ब है। कौन सी वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है। क्यों, क्योंकि इसके बाद में सीधा ऑब्जेक्ट आया हुआ है। ठीक है, इतनी सी बातें आपको समझ में आ गई हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। मैंने कहा कि इन ट्रांजिटिव वर्ब की बात करते हैं, जिसको बोलते हैं अकर्मक क्रिया। अकर्मक मतलब कि जिसमें कर्म ना दिया हो, जिसमें ऑब्जेक्ट ना दिया गया हो। और ट्रांजिटिव को बोलते हैं सकर्मक क्रिया, यानी जिसमें कर्म दिया हो, कर्म मतलब ऑब्जेक्ट दिया हो। ठीक है, यानी कि इट डज नॉट टेक एनी ऑब्जेक्ट, यानी जो इन ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं वो ऑब्जेक्ट नहीं लेते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि रवि इज गोइंग टू लंदन। यहां पर लंदन जो है वो भले ही नाउन है, लेकिन बीच में प्रेपोजिशन आ गया है। अब वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट नहीं आया, बल्कि वर्ब के बाद में प्रेपोजिशन आया है। इसी वजह से ये क्या हो जाएगी, गोइंग क्या है, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। मैंने कहा दे वेंट ऑन टाइम। ठीक है, अब टाइम देखिएगा, वेंट क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। क्यों, क्योंकि वेंट के बाद में ऑब्जेक्ट नहीं आया, बल्कि क्या आया है, प्रेपोजिशन आया है। सी सिंग्स स्वीटली। सिंग्स क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। क्यों, क्योंकि इसके बाद में ऑब्जेक्ट नहीं आया, बल्कि एडवर्ब आया है। क्यों एडवर्ब कहेंगे, क्योंकि एडजेक्टिव प्लस एलवाई को बोलते हैं एडवर्ब। और आपको बताया मैंने कि नाउन प्लस एलवाई को बोलते हैं एडजेक्टिव। यानी कि ऐसे शब्द जो एडजेक्टिव में अगर एलवाई लगा तो एडवर्ब बनते हैं, और नाउन में एलवाई लग जाएगा तो एडजेक्टिव बनते हैं। और अगर आपको नहीं पता है तो फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर के सबसे पहले एडजेक्टिव का आप क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। यानी एडजेक्टिव वाला वीडियो पहले पूरा देखेंगे। इतनी बातें क्लियर हो गई, आगे बढ़िए। ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब मैंने क्लियर कर दिया। अब आप पहचानेंगे कैसे कि सर कौन से ट्रांजिटिव है, कौन से इनट्रांजिटिव है, उसके बाद दिए गए ऑब्जेक्ट से आपको पता चलेगा। और एक ऑब्जेक्ट आप खुद पुट करके देखिए कि उस जो क्रिया है, जो वर्ब है, क्या उसके बाद में व्हाट या हुम का आंसर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर मिल रहा है तो वो पक्का ट्रांजिटिव वर्ब है, और अगर आपको व्हाट या हुम का आंसर नहीं मिल रहा है तो मतलब कि वो इनट्रांजिटिव वर्ब है। वेरी सिंपल, पहचानने का सबसे बेस्ट तरीका यही है। अब देखिएगा नॉन फनाइट वर्ब क्या होती है। नॉन फनाइट यानी कि जो बाउंडेड नहीं है, जो स्वतंत्र हैं, उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि सब्जेक्ट क्या है, उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि टेंस क्या है, वो एज इट इज रहती हैं। उन्हें बोलते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स। और उसमें सबसे पहले आता है इन्फिनेटिव आता है, जिसमें बोलते हैं टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को बोलते हैं इन्फिनेटिव। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इज कॉल्ड इन्फिनेटिव। और जिसमें सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है उसको बोलते हैं डायरेक्ट इन्फिनेटिव, या इसको बोलते हैं बेयर इन्फिनेटिव। ठीक है, जिसमें टू नहीं होता है उसको बोलते हैं डायरेक्ट इन्फिनेटिव या बेयर इन्फिनेटिव बोलते हैं। अब देखिएगा इन्फिनेटिव जो होता है वो एज अ नाउन काम करता है, और जब एज अ नाउन काम करता है तो आप जानते कि एज अ सब्जेक्ट काम करेगा और एज अ ऑब्जेक्ट काम करेगा। ठीक है, इन्फिनेटिव को क्या कहा मैंने, सबसे पहला पॉइंट याद रखिएगा कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव कहलाती है। दूसरी चीज मैंने कहा कि ये नाउन की तरह एक्ट करती है, और नाउन की तरह एक्ट करती है तो मतलब कि ये सब्जेक्ट बन सकती है और ये ऑब्जेक्ट भी बन सकती है, क्योंकि नाउन सब्जेक्ट ये ऑब्जेक्ट होता है। अब पहले हम देखेंगे इन्फिनेटिव को एज अ सब्जेक्ट देखेंगे। तो मैंने कहा टू प्ले इज अ गुड एक्सरसाइज। अब देखिए टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अब ये क्या है, इज अ गुड एक्सरसाइज। देखिए ये सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद में वर्ब आती है। आप जानते हैं कि सब्जेक्ट और वर्ब एक साथ रहती है, चाहे भले ही वर्ब सब्जेक्ट हो जाए, चाहे सब्जेक्ट वर्ब हो जाए, है ना। सब्जेक्ट वर्ब है तो अफर्मेटिव रहता है, और पहले वर्ब आ जाती है फिर सब्जेक्ट आता है तो वो इंट्रोगेटिव हो जाता है। लेकिन रहते बिना वर्ब के सब्जेक्ट अधूरा है और बिना सब्जेक्ट के वर्ब अधूरा है। अब देखिए टू हेल्प इज अ नोबल वर्क, ये क्या है, इन्फिनेटिव है, क्योंकि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म,
और ये एज ए सब्जेक्ट है, इसीलिए इसके बाद में देखिए क्या आ रहा है, वर्ब आ रही है। यानी कि मदद करना क्या है, एक नोबल काम है, एक नैतिक काम है। और देखिए एक चीज मैं आपको और बता दूं, इसमें ना का सेंस आता है, ना आता, अगर आप हिंदी मिलाएंगे तो ना का आएगा। टू प्ले खेलना, टू हेल्प मदद करना, ना आ रहा है ना। टू स्मोक धूम्रपान करना, ना आ रहा है ना। यानी कि एक्टिविटी जो होती है ना, एक्टिविटीज होती हैं, खेलना कूदना नाचना गाना, ना ना आ रहा है, ये सब क्या है, इन्फिनेटिव है। और यही सब क्या होंगी, जेरेंड भी होंगी, क्योंकि जेरेंड भी क्या होता है, नाउन की तरह ही काम करता है। टू स्मोक इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, तो ये देखिए टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सब्जेक्ट है, और यहाँ पर देखिए इसका यूज कर रहे हैं, यानी कि वर्ब आ रही है। क्लियर हो गया। तो मैंने कहा कि इन्फिनेटिव एज अ सब्जेक्ट मैंने आपको बताया, और अब मैं बताऊंगा इन्फिनेटिव एज अ ऑब्जेक्ट। ठीक है, और ये याद रखिए, ये नहीं भूलेंगे कभी भी आपकी, ये नाउन की तरह काम करता है, ये कभी नहीं भूली, बस यही गलती शुरू होती है। अगर आप ये भूल गए कि ये नाउन की तरह काम करती है, तो पहली गलती आपने यहाँ कर दी। ठीक है, अब देखिएगा, मैंने कहा शी वॉन्ट्स टू राइट, तो आप जानते हैं कि ये जब नाउन है तो ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तरह काम करता होगा। तो पहले टेंसेस में मैंने देखा कि वो सब्जेक्ट की तरह, और अब मैं सेंटेंस में दिखा रहा हूँ कि कैसे वो एज ए ऑब्जेक्ट काम करता है। शी वॉन्ट्स टू राइट, टू और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब के बाद आई हुई है, तो ये क्या होगी, डेफिनेटली ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव है और ऑब्जेक्ट है। आई वॉन्ट टू स्विम, तो देखिए टू आया हुआ है और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और ये क्या वर्ब है, और वर्ब के बाद जो आता है वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। आप जानते हैं सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होती है, और फिर ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब, और वर्ब का ऑब्जेक्ट आता है। यू सिंग टू अर्न, यहाँ पर यू क्या सब्जेक्ट है, और ये क्या वर्ब है, और वर्ब के बाद ये जो आया हुआ है टू प्लस इन्फिनेटिव यानी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो मुझे नहीं लगता कि अब आपको कोई डाउट यहाँ तक बचा है। अब ये मत परेशान होइए कि सर अभी इन्फिनेटिव कहाँ यूज़ करेंगे, कहाँ यूज़ नहीं करेंगे, तब तक जब तक कि आप पूरा वीडियो ना देख ले, क्योंकि मैं सारे पॉइंट्स डिस्कस करूँ, कहाँ पर इन्फिनेटिव लगेगा, कहाँ पर जुरेंड लगेगा, कहाँ पर टू प्लस जुरेंड लगेगा, कहाँ पर फोर प्लस जुरेंड लगेगा, सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले टेंशन फ्री रहिए, चेहरे पे स्माइल लाइए, और टेंशन फ्री होकर पढ़िए, आपको वो सब कुछ मिलेगा जिसकी आप उम्मीद करते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं जुरेंड की बात करते हैं। जुरेंड क्या होता है, वर्ब में आईएनजी लग जाए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगती है, आपको पता है ना। कभी भी वेंट में आईएनजी नहीं लगती, गो में लगती है, क्योंकि गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी क्या होती है, जुरेंड होती है, और यह भी नाउन की तरह काम करता है। और सेम वही बात, नाउन की तरह है तो सब्जेक्ट की तरह काम करेगा, और ऑब्जेक्ट की तरह भी ये यूज होता रहेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जुरेंड को एज अ सब्जेक्ट यूज करके देखते हैं। अब मैंने कहा राइटिंग इज एन एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, यानी राइटिंग, आप देख रहे हैं कि राइटिंग को आप क्या कर सकते हैं, देखिए राइटिंग क्या है, वर्ब में आईएनजी है राइटिंग, और फिर इज एन एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, यानी कि जो राइटिंग है वो आइडियाज का एक्सचेंज, आदान प्रदान है। तो ये सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, कैसे पता, क्योंकि इसके बाद में देखिए वर्ब आई हुई है। ठीक है, स्मोकिंग इज नॉट परमिटेड इन द रेस्टोरेंट, तो स्मोकिंग क्या है, सब्जेक्ट है, क्यों, क्योंकि इसके बाद में देखिए वर्ब आई है, और देखिए वर्ब में आईएनजी यानी कि जेरंड है ये। वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, चलना एक अच्छी अभ्यास, एक अच्छी एक्सरसाइज है। तो देखेंगे वॉकिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और देखिए ये क्या सब्जेक्ट है, क्यों, क्योंकि इसके बाद में वर्ब आया है। ऐसे स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ, तो स्विमिंग देखिए यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है, और देखिए इसके बाद में क्या है, वर्ब आ रही है। सिंपल सी बातें आपने यहाँ पर सीख ली हैं। अब देखिएगा ये जेरंड एज अ ऑब्जेक्ट कैसे यूज होगा। सुमन लाइक्स कुकिंग, ठीक है, अब आप बहुत सारी चीजें सीखेंगे अभी कि कहाँ जेरंड यूज करना है। अब देखिए सुमन लाइक्स कुकिंग, तो कुकिंग क्या है, ये देखिए लाइक क्या है, वर्ब है, वर्ब के बाद आ रहा है, मतलब कि ये ऑब्जेक्ट है, यानी कि ये क्या है, जेरंड है, क्योंकि कुक में आईएनजी लगा हुआ है। ही इंजॉयड पैराग्लाइडिंग, ये क्या इंजॉयड, क्या वर्ब है, वर्ब के बाद में देखिए पैराग्लाइडिंग, यानी कि ऑब्जेक्ट है, जेरंड है।
शी लाइक्स रीडिंग, लाइक्स क्या है, वर्ब है, वर्ब के बाद में देखिए रीड प्लस आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, यानी ये क्या है, ऑब्जेक्ट है आपका, और ये क्या है, जेरेंड है। तो मैंने आपसे आपसे क्या डिस्कस किया, आपसे मैंने डिस्कस किया इन्फिनेटिव और जेरेंड दोनों क्या होते हैं, दोनों नाउन होते हैं, यानी नाउन की तरह काम करते हैं, और जब नाउन की तरह काम करते हैं तो दोनों सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की तरह यूज होते हैं। और ऑब्जेक्ट पहचानना है तो आपको व्हाट या हुम का आंसर देखना होगा, व्हाट या हुम का आंसर आपको देखना ही होगा। क्लियर हो गई इतनी सारी बातें। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब मैं यहाँ से कुछ रूल्स बताऊंगा जो कि इन्फिनेटिव का रूल्स होंगे, यानी कि इन्फिनेटिव कहाँ यूज करना है हमें, आप इन रूल्स को सीख लीजिए, और कहाँ आपको जेरेंड यूज करना है वो सीख लीजिए। आपका एक क्वेश्चन भी रॉन्ग नहीं होगा, और प्रैक्टिस तो मैं करवाऊंगा ही, और लाइव आकर के करवाऊंगा। मैंने अब आपसे कह दिया है कि जब मैं प्रैक्टिस करवाया करूंगा तो मैं स्वयं लाइव आकर के आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। बाकी जो डिटेल क्लास रहेगी वो आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगी, और बाकी मैं कमेंट में तो लाइव रहता ही हूँ क्योंकि प्राइमरी वीडियोस होती हैं, ठीक है। अब देखिएगा रूल्स क्या है। पहला रूल्स आपको यहाँ पर आता है ये वाला, तो कमर कस लीजिए, एग्जाम ओरिएंटेड यहाँ से आप पढ़ रहे हैं, अभी तक जो पढ़ा वो मैंने बेसिक चीज़ें क्लियर की। अब यहाँ से आपको एक एक पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड प्लीज़ अपने हेड यानी दिमाग, अपने हैंड यानी हाथ, और अपने हार्ट यानी दिल, तीनों का इस्तेमाल कीजिएगा अगर आपको सफल होना है। टू शो पर्पस, यानी अगर पर्पस बताना हो, अपना अपना उद्देश्य बताना हो, तो आपको इन्फिनेटिव यूज करना चाहिए। जैसे लिखा हुआ शी कम्स हियर टू स्टडी, ठीक है, यानी कि वो यहाँ पर स्टडी यानी कि पढ़ने के उद्देश्य से आती है, यानी शी कम्स हियर टू स्टडी, वो पढ़ने के लिए यहाँ आती है। तो यहाँ पर आप ये नहीं कर सकते कि शी कम्स हियर स्टडीइंग, नहीं कर सकते। भले ही इन्फिनिटी और जेरेंड जो होता है वो एज ए सब्जेक्ट और एज ए ऑब्जेक्ट यूज होता है, बट ऐसी बहुत सारी कंडीशंस होती हैं जहां पर सिर्फ इन्फिनेटिव यूज होगा और जहां पर सिर्फ और सिर्फ जेरेंड यूज होगा। तो इन्फिनेटिव में पहला रूल मैंने आपसे कहा कि यदि पर्पस दिखा रहा हो तो आपको इन्फिनेटिव का यूज करना चाहिए। शी कम्स हियर टू स्टडी, यानी कि वो पढ़ने के उद्देश्य से आती है, यानी वो पढ़ने के लिए आती है। अब मैंने कहा कि आई वर्क टू फीड माई फैमिली, मैं काम करता हूं तो मेरा पर्पस क्या है, मेरा पर्पस है टू फीड माई फैमिली, यानी कि अपनी फैमिली का भरण पोषण करना, ये मेरा पर्पस है। तो मैं इसीलिए काम करता हूं, तो ये आपका पर्पस समझ में आ रहा है। तो देखिए इन्फिनेटिव यूज हो रहा है। ही रन्स टू स्टे फिट, वो दौड़ता है टू स्टे फिट, यानी कि फिट रहने के लिए। तो जाहिर सी बात है कि उसका दौड़ने का उद्देश्य क्या है, फिट रहना है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया आपको इन्फिनेटिव का, कि अगर पर्पस बताएगा तो हमको इन्फिनेटिव का यूज करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है वो देखिएगा कि सम ऑफ द वर्ब्स एंड एडजेक्टिव्स आर फॉलोड बाय इन्फिनेटिव। अब कुछ आपको वर्ड्स याद करने पड़ेंगे, यही वर्ड्स आपके एग्जाम में आते हैं बस, और इनके बाद में आपको इन्फिनेटिव यूज करना ही करना है। जैसे मैंने कहा एग्री, एग्री मतलब सहमत होना, ठीक है, और सहमत होने के बाद आप क्या करेंगे कि इन्फिनेटिव का यूज करेंगे, जेरेंड का यूज नहीं करेंगे। हैप्पी के बाद इन्फिनेटिव, जब आप, ठीक है, डिजायर इच्छा, नीड अभी मैंने आपको पढ़ाया पढ़ाया मैंने आपको, ठीक है, डियर मैंने पढ़ाया है, क्या ये मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब है। होप यानी आशा, एक्सपेक्ट यानी उम्मीद, वांट मतलब इच्छा, विश माने इच्छा, रिफ्यूज माने मना करना, ईगर मीन्स होता है जिज्ञासा, फेल मीन्स आपको पता ही है, फेल असफल होना, और ग्लैड मीन्स खुश होना, हर्ड मीन्स इकट्ठा होना, हर्ड मीन्स क्या होता है, एकत्र होना, भीड़ लगाना, ठीक है, और इजी मतलब तो आपको पता ही है कि आसान, ठीक है। अब देखिए ये जब मैं इनकी बात कर रहा हूँ तो देखिएगा कुछ ट्रिक भी आप बना सकते हैं, जैसे कि मेरी जो जब मैंने हिम्मत की तो मैंने अपनी आवश्यकता को पूरा करने की इच्छा की, और जब ये इच्छा एग्री हो गई तो मैं बहुत खुश हुआ। ऐसे आप ट्रिक बना सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं कुछ ट्रिक बनाने की कोशिश करूँ, कुछ वर्ड आपको याद करवा सकता हूँ। जैसे कि मैंने कहा कि ये मेरी उम्मीद है, होप है, और ताकि मैं आवश्यकता
के अनुसार हिम्मत कर सकूं, डेयर कर सकूं। ये मेरी होप है कि मैं नीड के अनुसार डेयर कर सकूं, ताकि मेरी डिज़ायर, इच्छा, मेरी वांट यानी मेरी इच्छा, मेरी विश क्या हो सके, एग्री हो सके, ठीक है, और मैं एग्री हो सके बजाय रिफ्यूज होने के, बजाय रिफ्यूज होने के। और इसी बात के लिए मैं क्या हूं, ईगर हूं, उत्सुक हूं। और यही उत्सुकता क्या है मेरी, खुशी है, हैप्पी है। और इसीलिए मैं क्या है, आसानी से यानी इजी, मैं क्या कर रहा हूं, हर यानी कि एकत्र कर रहा हूं अपनी खुशी यानी ग्लैड को, ठीक है। अब बचता है फेल और उम्मीद। यहाँ पर तो आप इनको भी कहीं एडजस्ट कर सकते हैं। ये तो मैंने अचानक से ये कहानी बना दी, मैंने ऐसे कोई प्लान नहीं किया था। लेकिन कहने का मतलब ये कि अगर आप इस तरह से पढ़ते हैं कि मेरी उम्मीद थी, होप थी, कि नीड की, मैंने आवश्यकता है, कि मैंने हिम्मत की, और ये मेरी इच्छा है, ये मेरी वांट है, ये मेरी विश है कि मैं एग्री कर सकूं ताकि मुझे कोई रिफ्यूज़ ना करे, और मेरी जो उत्सुकता है, ईगर है, वो मुझे खुशी देती है, और मैं आसानी से ईजी हर एकत्र कर पाता हूँ अपनी ग्लैड को, खुशी को, वो भी बिना किसी फेल हुए। यानी देखिए FAIL लग गया। मेरे पीछे आपको नहीं दिख रहा है तो आप समझ जाइए, मैं बोल तो रहा हूँ ना, ठीक है। हाँ, मैं मेरी जो खुशी वो फेल ना हो, यही मुझे क्या है, एक्सपेक्ट है। पूरी कहानी को मैंने गढ़ डाला। अगर आपको ये वर्ड याद नहीं, 2-3 बार ये सुनेंगे आपको याद हो जाएगा। और इनके बाद में आपको क्या यूज़ करना है, इन्फिनेटिव का यूज़ करना है, ठीक है। जैसे मैंने कहा आई एग्री टू हेल्प यू, तो एग्री के बाद क्या है, देखिए एग्री लिखा हुआ है, और एग्री के बाद में इन्फिनेटिव आता ही आता है, तो ये सच है। यहाँ आप जन के यूज़ नहीं कर सकते कि आई एग्री हेल्पिंग यू, नो, वी हैव टू यूज़ हियर इन्फिनेटिव, ठीक है। अब मैंने कहा ही इज हैप्पी, हैप्पी लिखा, और उसके बाद में देखिए इन्फिनेटिव का यूज कर रहे हैं। यहां पर हैप्पी क्या है, मेन वर्ब है, और इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। और हैप्पी तो आप जानते हैं कि ये एडजेक्टिव भी होता है, ठीक है। अब मैंने कहा ही डिजायर्स टू गेट TZT जॉब, तो डिजायर यानी वो इच्छा करता है TZT जॉब पाने की, तो डिजायर के बाद में क्या है, टू गेट यानी कि इन्फिनेटिव का यूज करना है, ठीक है। मुझे लगता है कि सबसे इजी वे है टू लर्न द रूल्स, ठीक है, ऑफ द इन्फिनेटिव्स। और अगर आप सीरियस हैं, मैं वो फ्री में जो पढ़ा रहा हूँ ना, इसके चार्जेस लगते हैं, आपको पता है। और पूरी बुक, एक किताब नहीं, कई सारी किताबों का वो मिश्रण है, आप कई किताबें नहीं पढ़ सकते। मैं कई किताबों को पढ़ करके उनको कंसाइज करके एक बढ़िया रूल सिस्टमैटिक तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है, आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। ग्रामर में आप कमज़ोर नहीं पड़ेंगे। अब देखिएगा हाउ प्लस इन्फिनेटिव, यानी हाउ के साथ में हम इन्फिनेटिव का यूज़ करते हैं। और वैसे भी हाउ के बाद में टू आता ही है, ठीक है। हाउ टू डू दिस, हाउ टू लर्न दिस, हाउ टू वर्क दिस, ठीक है। मैंने कहा कि इनका अब ये कौन कौन से वर्ड होते हैं जिनके बाद में आपको हाउ का यूज़ करना ही करना है, यानी जिनके बाद में आपको हाउ टू का यूज़ करना ही करना है, वो बात समझिए। और ये वर्ड वो होते हैं जो मैनर को दिखाते हैं, मैनर, मैनर मतलब तरीके को बताते हैं, ठीक है। उनके साथ में यानी जो मैनर बताने वाले शब्द होते हैं, उनके साथ में हमको हाउ टू का यूज़ करना होता है। जैसे मैंने कहा वो कौन से वर्ड है, मैंने कहा कि नो, जानना, ठीक है। जानने के बाद हाउ टू लगाएंगे, यानी ही नोज हाउ टू राइट इंग्लिश, वो जानता है कि इंग्लिश को कैसे लिखें। ही नोज हाउ टू लर्न ग्रामर रूल्स, ठीक है, समझ में आया। तो देखिए नोज के बाद, नो के बाद में क्या रहा, हाउ टू का यूज हो रहा है यहाँ पर। और हाउ टू के साथ में ये इन्फिनेटिव भी लगा हुआ, हाउ प्लस टू, देखिए टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव है। अब मैंने आपसे कहा लर्न, ठीक है, जैसे मैंने कहा ही लर्न, उसने सीखा, ही लर्न हाउ टू कुक, कि खाना कैसे बनाए, ठीक है। मैंने कहा ही, और फिर मैंने कहा लर्न हाउ टू कुक। अब देखिएगा लर्न आया कि नहीं आया, तो यहाँ देखिए हाउ का यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, लर्न के बाद में ऐसे एक्सप्लेन किया है ना, ही एक्सप्लेन्ड हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन, ऐसे आप बना सकते हैं। तो एक्सप्लेन हो जाए, टीच हो जाए, डिस्कवर हो जाए, वॉन्डर मतलब आश्चर्यचकित, शो दिखाना, आस्क, रिमेंबर एंड फॉरगेट,
रिमेंबर मीन्स याद करना, फॉरगेट मीन्स भूल जाना। इनके साथ में आपको यूज़ करना है हाउ टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी हाउ प्लस इन्फिनेटिव यूज़ करना है। ठीक है, याद कर लेंगे, ये रूल्स आपकी नहीं कर लेंगे, कर लीजिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस जब मैं करवाऊंगा तो यही रूल्स आपके वहाँ पर पूछूंगा मैं, और आपके मजबूत हो जाएंगे प्रैक्टिस के थ्रू। अब बिना किसी देरी के बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ, और वो रूल है डिफरेंस बिटवीन टू एंड फॉर। अब कहाँ पर हमको टू यानी इन्फिनिटी यूज़ करना है, कहाँ पर हमें जेरंड यूज़ करना है, टू कहाँ यूज़ करना है, फॉर कहाँ यूज़ करना है, अब आपको यहाँ पर सीखने को मिलेगा। सबसे पहला रूल है कि फॉर प्लस जेरंड का यूज़ हम किस लिए करते हैं, तो एक कारण बताने के लिए, किसके लिए, कारण बताने के लिए करते हैं, वो भी वो कारण जो पास्ट में हो चुका है। हम फॉर प्लस जेरंड का यूज़ करते हैं कारण बताने के लिए जो पास्ट में हो चुका है। वो क्या है कि ही विल पनिश यू फॉर ब्रेकिंग द ग्लास, यानी कि वो कारण बता रहा है कि वो आपको पनिश करेगा, आपको आपको सजा देगा। क्यों, क्योंकि फॉर ब्रेकिंग द ग्लास, ग्लास तोड़ने के लिए। तो यहाँ पर रीजन बता रहा है फॉर ब्रेकिंग द ग्लास, तो देखिए फॉर प्लस जेरंड। अब वैसे भी देखिएगा हिंदी देखिए, तोड़ने, ना आ रहा कि नहीं आ रहा है, नानी ने आ जाए तो वो वैसे भी क्या होता है, जेरंड होता है या फिर इन्फिनेटिव होता है। और यहाँ पर पनिश कर रहा है, इसका मतलब कि ग्लास टूट चुका है, तो पास्ट में एक्शन हो रहा है। जाहिर सी बात है, जब आपको पनिश करेगा कब करेगा, जब आपने ग्लास को तोड़ दिया है। अब ऐसे लिखा हो ही पनिश्ड यू फॉर कमिंग लेट, यानी उसने आपको पनिश किया लेट आने के लिए। तो यानी आप पहले लेट आए होंगे, पास्ट में एक्शन हुआ। तो देखिए यहाँ पर क्या यूज़ कर रहे हैं, कारण क्या, पनिशमेंट का कारण क्या है, कॉज क्या है, जो पास्ट में हुई घटना है, और वो घटना क्या है कि आप लेट आए थे। वो घटना क्या है कि आपने ग्लास तोड़ा था। तो इसलिए फॉर प्लस जन का आप यूज़ करने वाले हैं, और जन मतलब वर्ब में आईएनजी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। ये अब लोग पूछते हैं कि सर टीजीटी के लिए एनफ है, पीजीटी के लिए एनफ है आपके वीडियोस। मैं कह रहा हूँ मोर देन एनफ है, नॉट ओनली फॉर टीजीटी और पीजीटी बट ऑल्सो फॉर एवरी कम्पिटेटिव एग्जाम्स। ठीक है, अगर आप सीरियस हैं तो। बाकी तो बहुत वीडियो देखते हैं, मैंने देखा कि अभी मैंने नया नया स्टार्ट किया है, और फिर भी 900 लोग एक बार आए, देख करके चले गए, देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, फीडबैक दे रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं, मैसेजेस कर रहे हैं, बिकॉज आई एम वर्किंग हार्ड ऑनेस्टली, और इतना काफ़ी मेरे लिए। ठीक है, मैं संतुष्ट हूँ, मैं सेटिस्फाई हूँ कि मैं अपना चीज़, अपना काम बढ़िया कर रहा हूँ। इट्स योर ड्यूटी, नाउ इट इज़ अप टू यू कि आप क्या करते हैं अपनी लाइफ में। अब देखिएगा इसमें अब आते हैं फॉर जिरंड का यूज़, एक और समझिए कि पर्पस बताने के लिए। ठीक है, फॉर विच द सब्जेक्ट इज यूज्ड, यानी किसी वस्तु का, सब्जेक्ट मतलब किसी वस्तु का पर्पस बताने के लिए, उसका उद्देश्य बताने के लिए भी आपको क्या यूज़ करना है, फॉर प्लस जेरंड का यूज़ करना है। मैंने कहा, अभी मैंने आपसे कहा कारण बताने के लिए जो कि पास्ट में हो चुका है, उसके लिए भी हम फॉर प्लस जेरंड यूज़ करते हैं, और कोई पर्पस बताने के लिए, किसी वस्तु का उद्देश्य बताने के लिए भी हम फॉर प्लस जेरंड का यूज़ करते हैं। जैसे मैंने कहा दिस बुक इज़ फॉर रीडिंग, अब ये किताब का पर्पस क्या है, पढ़ने के लिए, कि इस किताब को मैं पढ़ने के लिए ले रहा हूँ। दिस बुक इज़ फॉर रीडिंग, दिस बुक इज़ फॉर सेलिंग, है ना, यानी कि ये बुक जो है वो पढ़ने के लिए, ये बुक बेचने के लिए, ये पर्पस है उसका। फिर मैं कहा दिस मशीन इज़ फॉर मेजरिंग हाइट, इस मशीन का पर्पस क्या है, नापना, क्या, उसकी हाइट को नापना। फॉर मेजरिंग, फॉर प्लस जेरंड, नापना, देखिए ना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पढ़ना, ना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जहाँ भैया ना आ जाए, बस मीनिंग आप सही निकाल पाए तो, है ना, तो जहाँ पर ना आ रहा होगा वो जेरंड होता है। ऐसे मैं आपको बता दूंगा इन उसमें पार्टिसिपल में, तो वो भी आप पहचान लेंगे। ठीक है, अब मैंने कहा द हाउस इज़ टू लेट, ये जो घर है वो देने के लिए है, तो देखिए देने के लिए, देने, ने आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, तो द हाउस इज़ टू लेट, यानी कि जो घर है वो देने के लिए है। टू लेट मतलब देने के लिए, लिखा नहीं था दरवाजे पे टू लेट, मैं तो इसको टॉयलेट समझता था पहले छोटे में, जहाँ भी दरवाजे में टू लेट दिखता था मैं समझता था कि कुछ और ही लिखा है, बट बाद में मुझे मालूम चला कि टू लेट का मतलब होता है कि देने के लिए। इतने पॉइंट्स क्लियर हो गए आपको ना, अगर इतने पॉइंट्स क्लियर हो गए तो आप जान लीजिए कि आपने अपना एक नंबर सिक्योर कर लिया, जो क्वेश्चंस आपके फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट से पूछे जाते हैं। ठीक है, बाकी आज के लिए इतना काफ़ी है, एकदम से लोड नहीं डालूंगा आपको, आराम से पढ़िए। और इसके बाद क्योंकि अभी और आगे कंटिन्यू करूंगा, कुछ अभी और इन्फिनेटिव के रूल्स हैं, ऐसा नहीं कि यहाँ ख़त्म हो गए।
अभी आपके इन्फिनेटिव के रूल्स और भी हैं, इसके बाद फिर मैं आपको पार्टिसिपल के रूल्स बता दूंगा, प्रैक्टिस करवा दूंगा, एडजेक्टिव की भी करवा दूंगा और आपके वर्ब की भी करवा दूंगा, और फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब की भी प्रैक्टिस करवा दूंगा, लाइव आकर के करवाऊंगा और आपका सब कुछ एकदम क्लियर हो जाएगा। और इसका कोई चार्ज नहीं। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं, नए नए हैं और सब्सक्राइब करते हैं, पुराने लोग ना करें, मतलब कि जो सब्सक्राइब कर चुके हैं वो ना करें, तो वो जो नए नए वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर हिट कर लें ताकि नोटिफिकेशन उनको मिलता रहे। और मेरी क्लास डेली 8 AM मॉर्निंग चलती है, डेली। संडे कभी कभी मिस हो सकता है, नो इशू, बट डेली 8 AM चलती है। क्लियर हो गई इतनी सी बातें? चलिए, बाकी अगर वीडियो पसंद आया तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, इट्स योर ड्यूटी, है ना। इसको अपना कर्तव्य समझे, मॉरल ऑब्लिगेशन समझ सकते हैं आप इसको, नैतिक जिम्मेदारी समझ सकते हैं कि आप टीचर को क्या दे रहे हैं। आई एम नॉट गेटिंग नथिंग, सॉरी, आई एम गेटिंग नथिंग फ्रॉम यू। मैं आपसे कुछ नहीं ले रहा हूँ, बदले में क्या, सिर्फ एक सपोर्ट, बस। चलिए, आज के लिए इतना काफ़ी है, पढ़िए मन लगा करके। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का। बाय एंड टेक केयर।